एवरीवन, मैं ऋतु एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, भारतीय परिषद अधिनियम, मॉर्ले, जिसको कि मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ये 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड जो मॉर्ले मिंटो अधिनियम है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। क्या है ये अधिनियम की पृष्ठभूमि, क्या है, कैसे हुआ ये, ठीक है। और सारी चीजें इसको हम लोग पूरा कवर अप करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। और जल्दी से जान लेते हैं कि मॉर्ले मिंटो अधिनियम क्या था। मॉर्ले मिंटो अधिनियम जो है वो 1909 में आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इस अधिनियम को। जो मॉर्ले थे, मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे उस टाइम के जो भारतीय मामले के राज्य सचिव थे, लॉर्ड जॉन मॉर्ले इनका पूरा नाम था। तो कभी कभी पेपर में इनका पूरा नाम पूछ लेता है दोस्तों, तो याद रखेंगे। ओके। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इन्हीं के नाम पर यह रखा गया, इसका नाम क्या? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसका नाम रखा गया, इस अधिनियम को। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसको कहा जाता है। जबकि मॉर्ले मिंटो अधिनियम, क्योंकि राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, तो इनके नाम पे ये अधिनियम पड़ा और इन्हीं के टाइम पे ये अधिनियम आया। इसने पहली बार चुनाव के तरीके की शुरुआत की। किसने? मॉर्ले मिंटो अधिनियम ने। इसने क्या किया? पहली बार जो है चुनाव का जो भी तरीका है उसकी शुरुआत की और विधान परिषदों के दायरे को चौड़ा करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये जो विधान परिषदें थी उसको क्या किया? उसको जो ब्रॉड करने का प्रयास किया, ठीक है, बड़ा करने का प्रयास किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की मांगों को शांत करने और शासन में भागीदारी और जो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह अधिनियम 1861 और 92 के भारतीय प्रतिनिधियों का संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है दोस्तों, वो बहुत ही ब्रॉड हो चुका है। ऐसे इस 1 2 3 4 करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें भी आपको छांटना है कि कौन कौन से सही है, ए बी सी सही है या बी सी सही है या सी डी सही है। तो इसको एक एक लाइन आप लोग जरूर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या किया गया? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था 1909 का। इसमें जो 1861 का अधिनियम था, और 1892, ठीक है, 92 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसमें संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों का संशोधन किया गया, इसके बाद मॉर्ले मिंटो अधिनियम को लाया गया। ओके। अधिनियम की जो मॉर्ले मिंटो थे, मिंटो को ये वायसराय थे मिंटो ना, उनको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने जो मिंटो थे वायसराय लॉर्ड मिंटो, इसने क्या किया? सांप्रदायिकता को पहली बार इसने इनके काल में आया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया इन्होंने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अंग्रेजों का जो काम था फूट डालो और शासन करो की नीति थी, इसने इन्होंने इसमें इस अधिनियम के तहत इस नीति को और बढ़ाया। और मुस्लिमों को, जैसा कि मुस्लिम जो थे वो बहुत ही जल्दी भड़क जाते थे, या फिर मतलब उनकी भावनाओं के साथ इन्होंने इसने ब्रिटिशर्स ने खेला। और उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत उन्होंने अ, चुनाव के तहत उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इस और जो मुस्लिम बहुल एरिया थी, मुस्लिम जो बहुल एरिया थी, उसमें क्या किया गया दोस्तों? उसमें केवल मुस्लिमों को ही वोट चुनाव का अधिकार दिया गया, मुस्लिमों को। और कहा गया कि आप लोग क्या है, पृथक निर्वाचन जो चुनाव है उसके तहत आप लोग क्या करेंगे? वोट देंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जो मुस्लिम एरिया क्षेत्र था पाकिस्तान, वो बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान बना, है ना। बाद में, पहले तो इंडिया में था, लेकिन बाद में ये 1909 के तहत ही धीरे धीरे मुस्लिम भावनाएं जो है, सांप्रदायिकता की भावना जो बढ़ावा मिला, और अलग से क्या है, मुस्लिम राज्य का, मुस्लिम देश का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
इसके बाद अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी, ये जान लेते हैं। अधिनियम की पृष्ठभूमि थी 1906 में, जब अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए एक समूह का निर्माण किया गया, जो कि क्या थी, एक आगा खां, आप तो जानते ही हैं, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग का गठन किया, मुस्लिम लीग का गठन किया इन्होंने। और एक मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। मिंटो से मुलाकात किया था किसने, आगा खान ने। इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए क्या होगा, अलग से क्या निर्वाचन मंडल जो होगा वो चाहिए मुस्लिमों के लिए। किसने की, आगा खान ने किया था। 1906 में ये बात चल रही थी। तब से चलते चलते 1909 में अंग्रेजों ने इनकी बात मानी और एक पृथक निर्वाचन मंडल को उन्होंने क्या किया, दे दिया। ठीक है। और साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाना है। इन्होंने क्या कहा, किसने, आगा खान ने कहा था कि सम्राट की रक्षा के लिए ये आप ये क्या बनाना चाहते हैं, एक अलग से मुस्लिम अ, अ, जैसे कि मुस्लिम निर्वाचक मंडल बनाना चाहते हैं अलग से। ठीक है। उनकी संख्या के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए। और इसके बाद है दिसंबर 1906 में नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क के साथ शुरू में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा शुरू की गई मुस्लिम लीग। देखिए, इन तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग का जो है गठन किया। मुस्लिम लीग का इरादा साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रचार करना था, मुस्लिम बुद्धिजीवों को कांग्रेस से दूर रखना था। तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि उस टाइम ही 1906 में ही क्या है, मुस्लिम और हिंदुओं में जो है फूट डालने का काम हो चुका था, शुरू हो चुका था। क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो समझते थे कि कांग्रेस केवल क्या है, हिंदुओं का संगठन है। ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे, है ना, उन्होंने मुस्लिम ने जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने भी अध्यक्षता की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि एक अलग से संगठन की मांग की और मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे। जो जॉन मॉर्ले थे, भारत की लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के कंजर्वेटिव वायसराय थे। उनको का मानना था कि बंगाल के विद्रोह पर नकेल कसना आवश्यक है। जो बंगाल में लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था दोस्तों, है ना, उसको नकेल कसना आवश्यक है। इसलिए लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश जो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, उसी में ब्रिटिश राज्य में स्थिरता बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका मानना था कि भारतीय उच्च वर्ग के वफादार तत्व और आबादी के बढ़ते पश्चिमीकरण वाले हिस्से में दिल्ली आने के लिए एक नाटकीय कदम की आवश्यकता थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये अधिनियम लाए। ओके। क्योंकि बंगाल में उस टाइम क्या था, अधिक अधिक ज्यादा राष्ट्रीय चेतना उभर चुकी थी और स्वदेशी आंदोलन के तहत इन्होंने जान लिया था अंग्रेजों ने कि इनमें अगर ये दोनों संप्रदाय एक साथ रहे तो जल्दी हम लोगों का काम तमाम हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ से जल्दी जाना पड़ा। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फूट डालने का कार्य करना शुरू कर दिया। और जैसा कि कुछ लोग होते ही हैं जो मतलब बिलीव कर लेते हैं, अपनों में बिलीव नहीं करते हैं लेकिन दूसरों की बातों में बिलीव करते हैं। तो इसी तरह से ये मुस्लिम लोग थे और उन्होंने उन लोगों पे बिलीव किया और इन जो ब्रिटिशियर थे इनका फायदा उठाकर हमारे देश में फूट डालने की काम किया। ओके। और इसके बाद देखते हैं इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आप लोग नोट डाउन करेंगे। जो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, यानी इसके आकार को बढ़ाया गया। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई दोस्तों। 16 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है। प्रांतीय, जबकि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें 16 से संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। ओके। कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन प्रांतीय में उसमें सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। और इसे केंद्रीय विधान परिषद के आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी बहुमत को अनुमति दी। क्या जो है केंद्रीय विधान परिषद जो थी, सेंट्रल विधान परिषद, उसमें क्या किया, आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को अनुमति दे दी। नेक्स्ट काम क्या किया इन्होंने, इस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी, निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था और स्थानीय निकायों को एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करना था, जो बदले में प्रांतीय विधानसभाओं का सदस्यों का चुनाव करेगा, जो बदले में केंद्रीय
विधानमंडल की जो विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदस्य हैं उसका चुनाव किया है, और स्थानीय निकायों में एक निर्वाचन मंडल का, जिसका काम क्या था, स्थानीय जो निकाय थे उसमें निर्वाचन मंडल का चुनाव करना था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या किया था, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श की संबंधी कार्यों को विस्तार किया। उदाहरण के लिए जैसे कि सदस्यों जो सदस्य थे उस वहाँ के विधान परिषदों के, उसमें प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव पेश करना। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति या प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किस अधिनियम में दिया गया, किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे 1909 के अधिनियम के तहत क्या दिया गया है कि आप लोग क्या बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस अधिनियम में ये सारी चीजें दी गई। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसने वायसराय और गवर्नरों की कार्य परिषदों के साथ भारतीयों का सहयोग भी किया। ठीक है, भारतीयों के सहयोग को पहली बार प्रदान किया गया। देखो पहले क्या था कि केवल ब्रिटिश से ही निर्णय लेते थे और सारी व्यवस्थाओं को देखते थे, लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में भारतीयों को भी पहली बार शामिल किया गया। तो पहले एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीयों को पहली बार कब किस अधिनियम में शामिल किया गया। तो 1909 के अधिनियम में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिल गया 1909 के तहत। ठीक है, और इसने क्या किया, सबसे मेन मेन मुद्दा तो ये है कि इसने इस अधिनियम में क्या 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 हुआ, पृथक निर्वाचन मंडल दोस्तों, पृथक निर्वाचन मंडल जो थी की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू कर दी। और यहीं से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिकता की भावना यहीं से उजागर होती है दोस्तों, देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और आज भी ये चलती हुई आ रही है। आज भी वोट की राजनीति होती है दोस्तों। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम के आपस में जो नेता होते हैं वो भड़का देंगे और अपना वोट बैंकिंग कर लेते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि हमें हमें कौन भड़का रहा है और कौन क्या कर रहा है। आपस में भाईचारे की जो है व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या विशेषताएं थी इस अधिनियम की। इसने प्रेसिडेंसी नियमों और वाणिज्य मंडलों, विधान विश्वविद्यालय जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान किया। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे आप लोग, जो प्रेसिडेंसी निगम थे, वाणिज्य मंडल से विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व को प्रदान प्रदान किया। ठीक है, तो इसमें आपने ये देख लिया कि इसकी क्या विशेषताएं थी। विशेषताओं में क्या कहा कि इसने विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया, 16 से 60 संख्या कर दी। केंद्रीय केंद्रीय विधान परिषद की, और जो अ, और जो भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, बजट पर जो बहस करने का अधिकार दे दिया, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करी, और जो प्रेसिडेंटी निगमों थे वाणिज्य मंडल से, उन सबको क्या किया, अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर सुधारों का मूल्यांकन करने, तो दोस्तों सुधारों का मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, 1909 के सुधारों में ने कोई जवाब नहीं दिया, और भारतीय राजनीति सभा में कोई जवाब नहीं दे सके। जो लॉर्ड मौर्य थे इनको ये इन्होंने स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक जो स्वशासन है भारत के लिए उपयुक्त नहीं था। जैसा कि कांग्रेस ने कहा था, वो भारत में संसदीय या जिम्मेदार सरकार की शुरुआत के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये मूल्यांकन किया जा सकता है। और भारत में संसदीय और जो वास्तव में संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करके राष्ट्रवादी रैंकों को विभाजित करना था। और इसका मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि जो संवैधानिक सुधारों का मेन उद्देश्य क्या था, जो नरमपंथी लोग थे उनको भ्रमित करना था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है पूरा कंप्लीट होता है मॉर्ले मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारतीय जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो पूरा आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा आपका क्लियर हो गया है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से।
इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग जब करेंगे तो इसमें आपका काम देगा ये, है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसमें सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। डेली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप लोग आंसर राइटिंग भी इससे कर सकते हैं अच्छे से।